क्या आपने कभी यह सोचने का समय निकाला है कि आपकी दवा की अलमारी में जो चीजें हैं वे आपके स्वास्थ्य को इस तरह प्रभावित कर सकती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन पदार्थों में से कई न तो दुर्लभ हैं और न ही प्रयोगात्मक, बल्कि ये सामान्य उपचार हैं जिन्हें किसी स्वास्थ्य पेशेवर ने सुझाया था और जिन्हें लाखों लोग हर दिन पूरी भरोसेमंदी के साथ इस्तेमाल करते हैं। हम उस दर्द निवारक गोली की बात कर रहे हैं जिसे आपने आज सुबह लिया, उस गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर की जो आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, या उस फ्लू की सिरप की जिसे आपने हाल ही में बिना ज्यादा सोचे खरीदा। ये ऐसे उत्पाद हैं जो व्यापक रूप से स्वीकृत, निर्धारित और विश्व भर में अनुशंसित हैं। इसलिए लगभग किसी को भी यह संदेह नहीं होता कि ये मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, हृदय, पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। क्लिनिकल और शल्य चिकित्सा वातावरण में वर्षों के अनुभव के दौरान मैं ऐसी स्थितियों का गवाह रहा जो समझाना मुश्किल थीं। बिना हृदय संबंधी इतिहास वाले लोग जो दिखने में स्वस्थ जीवन शैली जीते थे, गंभीर हृदय मांसपेशी क्षति के साथ पहुंचते थे। मामलों का गहराई से विश्लेषण करने पर आनुवंशिक कारकों, अस्वस्थ आदतों या साधारण संयोगों को खारिज किया गया। सामान्य कारक कुछ और था, सुरक्षित माने जाने वाली कुछ दवाओं का दीर्घकालिक सेवन। इनमें से कई मरीज अपने उपचारों का पालन अनुशासन के साथ करते थे, यह मानकर कि वे अपनी सेहत की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे अपने हृदय और रक्तवाहिकाओं को एक मौन क्षति के खतरे में डाल रहे थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह जानकारी नई नहीं है। वर्षों से अध्ययन और चेतावनियां मौजूद हैं जो इन खतरों की ओर इशारा करती हैं, लेकिन आम जनता को इन्हें स्पष्ट रूप से समझाया शायद ही कभी जाता है। आज मैं ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जो आपको कुछ आम उपयोग की दवाओं के बारे में हमेशा बताई गई बातें बदलकर सोचने पर मजबूर कर सकती है। ऐसी दवाएं हैं जो समय के साथ और विशेष रूप से एक निश्चित उम्र के बाद हृदय को कमजोर कर सकती हैं यदि इन्हें उचित चिकित्सा मार्गदर्शन के बिना लिया जाए। यह डराने की रणनीति नहीं है, न ही बिना आधार के सिद्धांत हैं, बल्कि यह वास्तविक अनुसंधान और नैदानिक अवलोकनों द्वारा समर्थित डेटा है। आप जो भी चेतावनी सुनेंगे वह आपके भविष्य के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। समय पर जानकारी लेना आपको अधिक जागरूक निर्णय लेने और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ बेहतर संवाद करने में सक्षम बनाता है। आगे बढ़ने से पहले यह जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना मदद करता है कि अधिक लोग इन रोकथाम संबंधी तथ्यों से परिचित हों। टिप्पणियों में आप यह भी साझा कर सकते हैं कि क्या आप वर्तमान में किसी आम दवा का सेवन कर रहे हैं, चाहे वह दर्द, पेट या ब्लड प्रेशर के लिए हो। शुरू करने के लिए आइए दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले दवा समूहों में से एक पर बात करें जो लगभग हर घर में पाए जाते हैं। गैर स्टेरॉयडल विरोधी भड़काऊ दवाएं, NSAIDs। ये सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों की समस्या या अस्थायी सूजन के खिलाफ क्लासिक साथी हैं। उनकी प्रभावशीलता तेज है और इसी कारण से इन्हें इतनी आसानी से लिया जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब उनका उपयोग लगातार या लंबे समय तक किया जाता है, विशेष रूप से बुजुर्गों या हृदय संबंधी इतिहास वाले लोगों में। ऐसे मामलों में परिसंचरण प्रणाली पर प्रभाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। ये दवाएं हालांकि सुलभ और किफायती हैं, हृदय पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं यदि इन्हें उचित निगरानी के बिना लिया जाए। वर्षों से स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने इन दवाओं से जुड़े संभावित हृदय जोखिमों के बारे में स्पष्ट चेतावनियों की मांग की है। ये उपाय अतिशयोक्ति के कारण नहीं, बल्कि ठोस वैज्ञानिक डेटा के जवाब में लिए गए। इसके बावजूद इनका सेवन व्यापक रूप से जारी है और कई मामलों में संभावित दुष्प्रभावों को कम करके आंका जाता है। इसीलिए डर फैलाने के बजाय इस सामग्री का उद्देश्य जिम्मेदार जानकारी को बढ़ावा देना है। संभावित जोखिमों को जानना, दवाओं का अधिक जागरूक उपयोग, आवश्यक होने पर डॉक्टर से परामर्श करना
और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद करता है। ज्ञान अभी भी रोकथाम का सबसे अच्छा उपकरण है। पिछली दशक के मध्य में स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने इन दवाओं से संबंधित चेतावनियों को और अधिक मजबूत किया। यह दर्ज किया गया कि हृदय संबंधी घटनाएं दवा के सेवन के शुरुआती हफ्तों में भी हो सकती हैं और जोखिम उच्च खुराक या लंबे समय तक उपयोग करने पर बढ़ जाता है। फिर भी एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, वास्तव में कितने लोग इन चेतावनियों को पढ़ते हैं और कितने पेशेवर इनके प्रभावों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं? वास्तविक प्रभाव को बेहतर समझने के लिए बार बार दोहराए जाने वाले मामलों को देखना पर्याप्त है। उनमें से एक था एक बुजुर्ग पुरुष का, जो किसी भी दोपहर आपातकालीन कक्ष में आया। उसकी उम्र 70 से अधिक थी और वह एक शांत जीवन जीता था। उसका सबसे बड़ा आनंद अपने बगीचे की देखभाल करना था, एक गतिविधि जो उसे उद्देश्य और भावनात्मक संतोष देती थी। समस्या यह थी कि उसे जोड़ों में दर्द था, जो उसे सहज रूप से चलने फिरने में कठिनाई देता था। इसलिए उसने अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखने के लिए सामान्य उपयोग का एक दर्द निवारक लिया। लाखों लोगों की तरह उसने इसे नियमित रूप से लेना शुरू कर दिया। दिन में कई खुराकें उसे दर्द को नियंत्रित करने और जो वह पसंद करता था उसे जारी रखने में मदद करती थीं। उसकी दृष्टि से वह जिम्मेदारी से कार्य कर रहा था। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह कुछ असामान्य या खतरनाक कर रहा है। एक दिन जब वह अपने बगीचे में एक साधारण काम कर रहा था, अचानक कुछ बदल गया। उसे अत्यधिक थकान महसूस हुई, सांस लेने में कठिनाई हुई और सीने में भारीपन का एहसास हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी ही देर बाद अन्य स्पष्ट लक्षण प्रकट होने लगे, जिनसे उसके परिवार को सचेत किया गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और चिकित्सा सहायता मांगी। जब वह अस्पताल पहुंचा, स्थिति गंभीर थी। जांचों में पता चला कि उसका हृदय सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। शरीर प्रभावित होने लगा क्योंकि परिसंचरण पर्याप्त नहीं था और अन्य अंगों पर भी असर पड़ने लगा था। इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसे गंभीर हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं था। उसकी सामान्य स्थिति उसकी उम्र के अनुरूप थी और उसने कुछ सामान्य कारकों को नियंत्रित रखा था। उसके इतिहास की गहन समीक्षा करने पर उन सभी उत्पादों का विश्लेषण किया गया जो वह नियमित रूप से उपयोग करता था। इसी में एक महत्वपूर्ण तत्व सामने आया, एक दवा का लगातार और उच्च खुराक में उपयोग, जो बिना नुस्खे के आसानी से बिकती थी और समाज में सुरक्षित और हानि रहित मानी जाती थी। यह दीर्घकालिक उपयोग उसकी वर्तमान स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा रहा प्रतीत हुआ। तुरंत सवाल उठता है, इतनी आसानी से उपलब्ध और सामान्य चीज इतनी गंभीर परिणाम कैसे पैदा कर सकती है? इसका उत्तर उनके शरीर पर प्रभाव की प्रकृति में है। ये दवाएं सूजन को कम करती हैं और दर्द को राहत देती हैं, क्योंकि ये कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं को रोकती हैं जो उनकी लोकप्रियता को समझाती है। हालांकि साथ ही ये उन प्राकृतिक तंत्रों में हस्तक्षेप कर सकती हैं जो हृदय और गुर्दे के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह असंतुलन दो महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकता है। एक ओर शरीर सामान्य से अधिक तरल और सोडियम को बनाए रखता है, जिससे हृदय को लगातार अधिक मात्रा संभालनी पड़ती है। यह हृदय की मांसपेशी को लगातार अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। युवा शरीर अस्थायी रूप से अनुकूल हो सकता है, लेकिन वर्षों के साथ यह क्षतिपूर्ति क्षमता कम हो जाती है। जब हृदय दशकों तक लगातार दबाव में काम कर चुका होता है, तो कोई भी अतिरिक्त बोझ उसकी सीमा को पार कर सकता है। परिणाम स्वरूप अचानक क्षमता में कमी हो सकती है, जिसके लिए तात्कालिक चिकित्सा आवश्यकता होती है। यह तुरंत या स्पष्ट रूप से नहीं होता, बल्कि एक मौन संचय है जो तब प्रकट होता है जब प्रणाली और अधिक सहन नहीं कर पाती। इसके अलावा ये दवाएं रक्त वाहिकाओं के तनाव पर प्रभाव डाल सकती हैं, उन्हें कम लचीला बना सकती हैं और रक्तचाप बढ़ा सकती हैं। यह उन लोगों में भी हो सकता है जिन्हें पहले कभी इस प्रकार की समस्या नहीं हुई थी। जिन लोगों को पहले से ही उच्च रक्तचाप की दवा दी जा रही है, उनके लिए यह हस्तक्षेप उनकी दवाओं की प्रभावशीलता को तुरंत कम कर सकता है।
परिणाम स्वरूप यह एक आंतरिक संघर्ष बन जाता है जिसमें विभिन्न दवाएं विपरीत प्रभाव डालने का प्रयास करती हैं। जब एक दवा रक्तचाप को नियंत्रित करने की कोशिश करती है तो दूसरी दवा इसे बाधित कर सकती है। इस स्थिति में हृदय और रक्त प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है और इसके परिणाम तभी दिखाई देते हैं जब क्षति पहले से ही बढ़ चुकी होती है। अब हम दूसरे दवा समूह पर आते हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि इसे सुरक्षा उपाय के रूप में बेचा जाता है। ये दवाएं अम्लता कम करने और पाचन समस्याओं को राहत देने के लिए उपयोग की जाती हैं। कई लोग इसे लंबे समय तक अपने पेट की सुरक्षा के लिए लेते हैं, यह बिना सोचे कि लंबी अवधि में इनका उपयोग भी स्वास्थ्य के व्यापक संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता रखता है। ये दवाएं आधुनिक चिकित्सा के इतिहास में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से हैं। लाखों लोग इन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं, जैसे कि ये अनिवार्य हों। हर सुबह इसे लेते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे अपनी सेहत की रक्षा कर रहे हैं। इन्हें लगातार पाचन संबंधी असुविधा, रिफ्लक्स, हर्निया या अन्य उपचारों के दौरान पेट की जलन रोकने के लिए भी दिया जाता है। इनकी प्रभावशीलता पाचन संबंधी जलन और असुविधा को कम करने में निर्विवाद है और इसी कारण कई लोग इन्हें लंबे समय तक लेते हैं। जो शुरुआत में अस्थायी समाधान के रूप में शुरू होता है वह वर्षों यहाँ तक कि दशकों का आदत बन जाता है। विरोधाभास यह है कि एक दवा जिसे किसी समस्या को रोकने के लिए निर्धारित किया गया था, कुछ परिस्थितियों में एक अन्य अप्रत्याशित जोखिम में योगदान कर सकती है। समय के साथ स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने एहतियाती नोटिस जारी किए हैं, हालांकि आम जनता के लिए धीरे धीरे और कम दिखाई देने वाले तरीके से। कुछ साल पहले चेतावनी दी गई थी कि इस प्रकार की दवाओं का लंबा उपयोग रक्त में कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी से जुड़ा हो सकता है, विशेष रूप से जब इसे लंबे समय तक लिया जाए। हालांकि रोजमर्रा के व्यवहार में नियमित जांच शायद ही कभी की जाती है या मरीजों को इस संभावना के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाती है। परिणाम स्वरूप कई लोग अपनी दवाओं के नुस्खे अपने आप नवीनीकृत करते रहते हैं, यह महसूस किए बिना कि शरीर के कुछ आवश्यक स्तर धीरे धीरे घट सकते हैं। आगे के शोध में यह भी सुझाव दिया गया है कि लंबे समय तक उपयोग करने पर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के साथ संभावित संबंध हो सकते हैं, जिसने चिकित्सा समुदाय में बढ़ती चिंता पैदा की है, विशेष रूप से दीर्घकालिक रोगियों में पैटर्न बार बार देखने पर। एक उदाहरण यह है कि लगभग 70 वर्ष की एक महिला नियमित जांच के लिए आई। वह सक्रिय जीवन जीती थी, रोज चलती थी और सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहती थी। कुछ साल पहले उसे रात में लगातार पाचन असुविधा होने लगी थी और एक विशेषज्ञ परामर्श के बाद उसे एक उपचार मिला जिसने कुछ ही दिनों में उसके लक्षण पूरी तरह से दूर कर दिए। तब से वह इसे नियमित रूप से लेती रही, यह विश्वास करते हुए कि यह उसके दीर्घकालिक कल्याण के लिए आवश्यक था। एक सामान्य जांच के दौरान बुजुर्गों में की जाने वाली सामान्य रोकथाम जांचें की गईं। हालांकि उसे स्पष्ट लक्षण नहीं थे, कुछ परिणामों ने ध्यान आकर्षित किया क्योंकि दिल की धड़कन में छोटे बदलाव दिखाई दिए जो पहले की जांचों में नहीं दिखे थे। यह अपने आप में खतरनाक संकेत नहीं थे, लेकिन अध्ययन को गहराई से करने के लिए पर्याप्त थे। पूर्ण प्रयोगशाला परीक्षण किए गए जिसमें आवश्यक खनिज भी शामिल थे। परिणामों में मैग्नीशियम का स्तर सिफारिश किए गए सीमा से काफी कम पाया गया। यह खोज महत्वपूर्ण थी क्योंकि मैग्नीशियम हृदय की विद्युत स्थिरता बनाए रखने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। जब इसका स्तर कम होता है तो हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है, भले ही कोई स्पष्ट लक्षण पहले न दिखाई दें। दवा के इतिहास की समीक्षा करने पर यह पुष्टि हुई कि वह गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर का लगातार और लंबे समय तक उपयोग कर रहा था, जो 1 दशक से अधिक चला था। समय के साथ इस प्रकार का उपचार आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है, न कि दवा की गलती के कारण बल्कि इसके क्रियाविधि के कारण। पेट की अम्लता को लगातार कम करने से शरीर के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज और विटामिन का सही अवशोषण कठिन हो जाता है। पेट का अम्ल अनावश्यक तत्व नहीं है, बल्कि पाचन प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है।
इसे लंबे समय तक दबाने से शरीर की क्षमता प्रभावित हो सकती है कि वह मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व प्राप्त कर सके, भले ही आहार पर्याप्त हो। यह कमी तुरंत दिखाई नहीं देती, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है। हृदय, जो इन पोषक तत्वों पर निर्भर है ताकि स्थिर और प्रभावी धड़कन बनाए रख सके, धीरे धीरे प्रभावित हो सकता है बिना कि व्यक्ति इसे महसूस करे। विशेषज्ञों के बीच ऐसी स्थितियां सबसे अधिक चिंता का कारण है, क्योंकि क्षति आमतौर पर तब तक स्पष्ट संकेत नहीं देती जब तक असंतुलन पहले से ही गंभीर न हो। और यहीं एक बड़ी चिंता उभरती है। यह एक अकेला मामला नहीं है, यह एक पैटर्न है जो बार बार दिखाई देता है और लंबे समय तक दवाओं के उपयोग पर पुनः मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करता है। जानकारी प्राप्त करना, नियमित जांच कराना और स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ सक्रिय संवाद बनाए रखना दीर्घकालिक रोकथाम में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। इन गैस्ट्रिक प्रोटेक्टरों के बारे में चिकित्सकीय चिंता केवल आवश्यक खनिजों की कमी तक सीमित नहीं है। वर्षों के दौरान कई बड़े पैमाने पर अवलोकनात्मक अध्ययन, जिनमें सैकड़ों हजारों लोगों का लंबे समय तक पालन किया गया, ने उनके लंबे समय तक उपयोग और हृदय संबंधी घटनाओं के जोखिम में वृद्धि के बीच सांख्यिकीय संबंध पहचाना है। यह मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि प्रतिशत में वृद्धि है, जो तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब उन लोगों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखा जाता है जो नियमित रूप से इन दवाओं का उपयोग करते हैं। एक प्रमुख अध्ययन में यह प्रस्तावित किया गया है कि ये दवाएं नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं, जो वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह यौगिक धमनियों को लचीला और सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। जब इसका स्तर लगातार कम होता है तो रक्त वाहिकाएं लचीली नहीं रह सकती, कठोर हो सकती हैं और परिसंचरण को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं को बढ़ावा दे सकती हैं। यह स्थिति स्पष्ट लक्षणों के बिना विकसित हो सकती है, जिससे कई लोग तब तक किसी समस्या को महसूस नहीं करते जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हो जाती। इसके बाद हम अत्यंत सामान्य उपयोग वाली दवाओं के अगले समूह पर आते हैं। इनमें से अधिकांश का हमने कभी न कभी इस्तेमाल किया है, खासकर सर्दी या फ्लू के समय। ये मौखिक डिकंजेस्टेंट हैं, जिन्हें नुस्खे के बिना खरीदा जाता है और तीव्र नाक की भीड़ को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये त्वरित राहत का वादा करते हैं और अधिकांश मामलों में इसे पूरा भी करते हैं, जिससे थोड़े समय में सामान्य रूप से सांस लेना संभव हो जाता है। समस्या तब आती है जब इनके प्रभाव को नाक के परे देखा जाए। ये दवाएं स्थानीय सूजन को कम करने के लिए रक्त वाहिकाओं को संकुचित करती हैं, लेकिन यह कार्रवाई केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। रक्त प्रवाह के माध्यम से परिसंचरण करते हुए ये व्यापक रक्त वाहिकाओं का संकुचन कर सकते हैं, जिससे हृदय को अधिक प्रतिरोध के खिलाफ काम करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है, यहाँ तक कि उन लोगों में भी जिन्होंने पहले कभी उच्च रक्तचाप नहीं देखा। जिन लोगों को पहले से उच्च रक्तचाप या हृदय उपचार में है, उनके लिए यह प्रभाव सामान्य रक्तचाप नियंत्रण में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ मामलों में यह वृद्धि इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि तत्काल चिकित्सा आवश्यकता हो। साथ ही ये डिकंजेस्टेंट तंत्र पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम हृदय की धड़कन बढ़ना, दिल की धड़कन का असामान्य होना या अनियमित धड़कन के रूप में हो सकता है। हृदय रोग के इतिहास वाले या ऐसे लोगों के लिए जो इस प्रकार की उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील हैं, ये परिवर्तन विशेष रूप से समस्याग्रस्त हो सकते हैं। हालिया शोधों के कारण विभिन्न देशों के नियामक निकायों ने इन उत्पादों पर चेतावनी बढ़ाई है, क्योंकि ये सामान्य परिसंचरण प्रणाली पर प्रभाव डालते हैं। यह दिखाता है कि यह केवल स्थानीय प्रभाव नहीं है, बल्कि यह कार्रवाई विभिन्न अंगों की रक्त वाहिकाओं में, जिसमें हृदय और मस्तिष्क भी शामिल हैं, प्रभावित कर सकती है। एक सबसे बड़ा जोखिम इसकी आसान उपलब्धता है। चूंकि ये ओवर द काउंटर दवाएं हैं, कई लोग इन्हें बिना पेशेवर परामर्श के अन्य उपचारों के साथ संभावित इंटरैक्शन की समीक्षा किए बिना
और अपनी विशेष स्वास्थ्य स्थिति पर विचार किए बिना ले लेते हैं। उद्देश्य आमतौर पर अस्थायी असुविधा को कम करना होता है, यह महसूस किए बिना कि इसमें अवांछित प्रभाव भी हो सकते हैं। इस कारण से बुजुर्गों या हृदय संबंधी इतिहास वाले लोगों में सुरक्षित विकल्पों का मूल्यांकन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्थानीय रूप से काम करने वाले विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि नमक, जल के नाक स्प्रे, पर्यावरणीय ह्यूमिडिफायर या विशिष्ट नाक स्प्रे, जिनका प्रणालीगत प्रभाव नगण्य होता है। अधिक जानकारी के साथ चयन करना सरल राहत और अनावश्यक जटिलता के बीच फर्क कर सकता है। अब हम एक और संवेदनशील लेकिन जिम्मेदारी से संबोधित करने योग्य बिंदु पर आते हैं। यह उन दवाओं का समूह है जो दशकों से उपयोग में हैं, और हालांकि आज आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं, फिर भी कुछ मामलों में इन्हें निर्धारित किया जाता है। हम बात कर रहे हैं ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की, एक पुराना वर्ग जो आज भी केवल मूड विकारों के लिए ही नहीं बल्कि अक्सर पुरानी और न्यूरोपैथिक दर्द के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। ये दवाएं चिकित्सा में एक मील का पत्थर साबित हुईं जब ये सामने आईं, उस समय जब उपचार विकल्प बहुत सीमित थे। उन्होंने लाखों लोगों की मदद की और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही शुरुआत से यह स्पष्ट करना आवश्यक है, अविकसित अवसाद स्वयं स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम प्रस्तुत करता है, जिसमें हृदय भी शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और इसका सकारात्मक प्रभाव सीधे जीवन की अवधि और गुणवत्ता पर पड़ सकता है। हालांकि चुना गया उपचार का प्रकार मायने रखता है, खासकर बुजुर्गों में। वर्षों के साथ हृदय की अनुकूलन क्षमता कुछ हद तक कम हो जाती है और कुछ दवाएं अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं, जिसे हमेशा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स तंत्रिका तंत्र के न्यूरोट्रांसमीटर पर कार्य करते हैं और इसलिए ये कुछ विशिष्ट मामलों में उपयोगी रहते हैं, जैसे कि चयापचय रोग या पिछले छोटों से जुड़े तंत्रिकात्मक दर्द में। समस्या यह है कि वही तंत्र हृदय संबंधी महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कई मामलों में ध्यान केवल दर्द को कम करने या मूड सुधारने पर केंद्रित होता है, बिना यह पूरी तरह से आकलन किए कि उपचार लंबे समय में परिसंचरण प्रणाली को कैसे प्रभावित कर सकता है। सबसे ज्ञात प्रभावों में से एक है रक्तचाप नियंत्रण में परिवर्तन, खासकर जब स्थिति बदलती है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के साथ हस्तक्षेप करके ये दवाएं शरीर द्वारा खड़े होने पर किए जाने वाले स्वचालित समायोजन को कठिन बना सकती हैं। परिणाम स्वरूप कुछ लोग चक्कर, भ्रम या यहां तक कि अल्पकालिक चेतना हानि का अनुभव कर सकते हैं। बुजुर्गों में इस प्रकार की घटनाएं मामूली नहीं हैं, क्योंकि गिरने से गंभीर चोट और दीर्घकालिक जटिलताएं हो सकती हैं। एक और पहलू जिसे ध्यान में रखना चाहिए वह है हृदय गति पर प्रभाव। कुछ लोगों में हृदय यहां तक कि विश्राम में भी तेज धड़कने लगता है। लगातार उच्च गति बनाए रखना उस मांसपेशी के लिए अतिरिक्त प्रयास है जो दशकों से काम कर रही है। समय के साथ यह अधिभार हृदय कार्य में गिरावट में योगदान कर सकता है, विशेष रूप से यदि पहले से कोई स्थिति मौजूद हो। इसके अलावा ये दवाएं हृदय की विद्युत प्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। ये प्रत्येक धड़कन को समन्वित करने वाले संकेतों के प्रसारण को बदल देती है, जो कुछ मामलों में कार्डियोलॉजिकल परीक्षणों में दिखाई दे सकते हैं। जब ये परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं तो ऐसे रिदम विकारों का जोखिम बढ़ जाता है, जिन्हें चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता होती है। इन कारणों से वर्तमान प्रैक्टिस में बुजुर्गों में अवसाद के उपचार के लिए ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स अब पहली पसंद नहीं है। चिकित्सा में प्रगति हुई है और आज आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं जो सामान्यतः हृदय संबंधी दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल हैं। इनमें अन्य प्रकार के व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले एंटीडिप्रेसेंट शामिल हैं जो समान लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन रक्तचाप, हृदय गति और हृदय की विद्युत प्रणाली पर कम प्रभाव डालते हैं। चुनौती तब आती है जब ये पुराने उपचार नियमित रूप से बिना लाभ और जोखिम के संतुलन के पुनर्मूल्यांकन के जारी रहते हैं। और यहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभरता है जिसे सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।
हालांकि आज इन्हें अवसाद के इलाज के लिए कम इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स अभी भी कुछ प्रकार के नियंत्रित करने में कठिन क्रॉनिक दर्द के लिए काफी बार निर्धारित किए जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से डायबिटिक न्यूरोपैथी, कैंसर उपचार के बाद लगातार दर्द या सामान्यीकृत दर्द सिंड्रोम के मामलों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में ये वास्तविक राहत प्रदान कर सकते हैं जब अन्य विकल्प विफल हो गए हों। यदि आप या कोई आपके करीबी में से इन दवाओं में से कोई ले रहा है तो शांत रहना महत्वपूर्ण है। इन्हें अचानक या अपनी पहल पर बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक बंद करने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सबसे उचित तरीका है कि चिकित्सक के साथ स्पष्ट संवाद किया जाए। अधिक आधुनिक विकल्पों के बारे में पूछना, यह जांचना कि कम हृदय प्रभाव वाले विकल्प मौजूद हैं या नहीं, और नियमित परीक्षण जैसे रक्तचाप माप या हृदय रिदम अध्ययन सुनिश्चित करना उपचार का जिम्मेदार तरीका है। भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य गहराई से जुड़े हुए हैं। एक की देखभाल करते समय दूसरे की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्य हमेशा यह होना चाहिए कि दर्द को कम करने या मूड सुधारने के साथ सामान्य कल्याण को खतरे में डाले बिना संतुलन बनाए रखा जाए, विशेष रूप से जीवन के उन चरणों में जहां शरीर पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं देता। अब हम सूची के अंतिम बिंदु पर आते हैं, जो अक्सर आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि यह दशकों से दोहराए गए संदेशों के विपरीत है। यह कैल्शियम सप्लीमेंट्स से संबंधित है, जिन्हें समय के साथ हड्डियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय के रूप में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। लाखों लोग इसे दैनिक रूप से लेते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे ऑस्टियोपोरोसिस को रोक रहे हैं और फ्रैक्चर के जोखिम को कम कर रहे हैं। कई वर्षों तक सलाह स्पष्ट और लगातार रही, मजबूत हड्डी संरचना बनाए रखने के लिए कैल्शियम का सेवन बढ़ाएं। हालांकि हाल के शोधों ने चिकित्सा समुदाय को गोलियों के रूप में सप्लीमेंट्स के उपयोग की अधिक सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से उच्च खुराक और लंबे समय तक उपयोग में। बहस कैल्शियम के पोषक तत्व के रूप में नहीं है, बल्कि इसे लेने के तरीके पर केंद्रित है। कैल्शियम शरीर के लिए आवश्यक है। यह हड्डियों के स्वास्थ्य, मांसपेशियों के कार्य, तंत्रिका संचार और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भाग लेता है। जब इसे आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, हड्डियों वाला मछली या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, तो शरीर इसे धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से अवशोषित करता है। इस संदर्भ में हृदय प्रणाली के लिए यह समस्या नहीं बनता। स्थिति तब बदल जाती है जब बड़ी मात्रा में कैल्शियम एक बार में सप्लीमेंट के रूप में लिया जाता है। ये उच्च खुराक रक्त में कैल्शियम के पिक पैदा कर सकती हैं, जो प्राकृतिक रूप से भोजन से नहीं होती। शरीर हमेशा इस तत्काल अधिकता को कुशलतापूर्वक प्रबंधित नहीं कर सकता और इसे पूरी तरह से हड्डियों की ओर नहीं निर्देशित कर सकता, जहां इसे अपना मुख्य कार्य निभाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो रक्त प्रवाह में मौजूद कैल्शियम का एक हिस्सा अपेक्षित से अधिक समय तक रह सकता है। यहीं पर कई विशेषज्ञों की चिंता उभरती है, क्योंकि समय के साथ यह अतिरिक्त कैल्शियम धमनियों की दीवारों में जमा हो सकता है। यह प्रक्रिया रक्त वाहिकाओं की लोच को प्रभावित कर सकती है और उनके सामान्य कार्य को बदल सकती है। धमनियों का कैल्सिफिकेशन कोई मामूली या केवल तकनीकी खोज नहीं है। यह एक संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, जो दीर्घकालिक हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब यह उम्र बढ़ने से जुड़े अन्य जोखिम कारकों के साथ जुड़ता है। यह एक गंभीर रोगात्मक प्रक्रिया है। सामान्य परिस्थितियों में धमनियों को लचीला और इलास्टिक होना चाहिए, ताकि हृदय की हर धड़कन के साथ ये फैल सकें और सिकुड़ सकें। लेकिन कैल्सिफिकेशन के कारण ये धीरे धीरे कठोर हो जाती हैं और सख्त नलियों की तरह व्यवहार करने लगती हैं। जब ऐसा होता है तो हृदय को रक्त को इन वाहिकाओं में धकेलने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है और परिणाम स्वरूप रक्तचाप बढ़ सकता है। लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। कैल्सिफाइड धमनियां एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेट्स के निर्माण के लिए विशेष रूप से अनुकूल वातावरण बन जाती हैं।
जो कोलेस्ट्रॉल और सूजन कोशिकाओं से बनी होती हैं। कैल्शियम एक प्रकार का सहारा प्रदान करता है जो इन प्लेट्स को तेजी से और स्थिर रूप से विकसित होने में मदद करता है। जब इनमें से कोई प्लेट टूटती है तो मिनटों में गंभीर हृदय घटना हो सकती है। इस बिंदु पर ईमानदार और वैज्ञानिक रूप से जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स और हृदय संबंधी जोखिम के बीच संबंध सरल या पूरी तरह समान नहीं है। कुछ बड़े पैमाने के अध्ययन, जिनमें दसियों हजार लोगों का लंबी अवधि तक पालन किया गया, ने दिल के दौरे के जोखिम में लगभग 15% से 30% तक मध्यम वृद्धि पाई, जो खुराक और अध्ययन के डिजाइन पर निर्भर करती है। अन्य अध्ययन ने इस संबंध को इतनी स्पष्टता से पुष्टि नहीं की या मिश्रित परिणाम दिखाए। इसलिए यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स हृदय रोग का कारण बनते हैं। विज्ञान अभी तक निष्कर्षपरक नहीं है। हालांकि यह अवश्य है कि वास्तविक डेटा द्वारा समर्थित पर्याप्त चिंता मौजूद है ताकि इस निर्णय को हल्के में न लिया जाए, खासकर उच्च खुराक और लंबे समय तक उपयोग में। स्थिति और जटिल हो जाती है जब हम गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस वाले लोगों की बात करते हैं, जिनकी हड्डियों की घनता इतनी कम है कि एक साधारण गिरावट भी कूल्हे या रीढ़ की गंभीर फ्रैक्चर में बदल सकती है। इन विशिष्ट मामलों में आमतौर पर विटामिन डी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन के लाभ संभावित हृदय जोखिम से अधिक हो सकते हैं। यहाँ कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है। यह एक व्यक्तिगत विश्लेषण है जिसमें फ्रैक्चर के जोखिम की तुलना हृदय जोखिम से की जाती है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए जो केवल रोकथाम के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, बिना पुष्टि की गई ऑस्टियोपोरोसिस या किसी कमी के वर्तमान साक्ष्य संकेत देते हैं कि संभावित जोखिम लाभ से अधिक हो सकते हैं। इन मामलों में एक समस्या को रोकने का प्रयास करते हुए दूसरी समस्या उत्पन्न होने का जोखिम रहता है। मुख्य पाठ स्पष्ट और निर्णायक है। पोषण और सप्लीमेंटेशन में अधिक का मतलब बेहतर नहीं होता। शरीर को प्रत्येक खनिज की विशिष्ट मात्रा की आवश्यकता होती है और इससे अधिक लेने से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता, केवल जोखिम बढ़ता है। सबसे सुरक्षित और विज्ञान द्वारा समर्थित रणनीति यह है कि कैल्शियम मुख्य रूप से आहार के माध्यम से प्राप्त किया जाए। कई उत्कृष्ट प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं। जो लोग डेयरी सहन करते हैं उनके लिए दही, पनीर और दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे काले पत्ते वाली सब्जियां, ब्रोकली या पालक, हड्डियों वाली डिब्बाबंद सार्डिन, फोर्टिफाइड टोफू, ये खाद्य पदार्थ कैल्शियम को धीरे धीरे प्रदान करते हैं, बिना रक्त में कृत्रिम पिक उत्पन्न किए। यदि आहार और हड्डियों की घनता के पूर्ण मूल्यांकन के बाद आपका चिकित्सक यह मानता है कि सप्लीमेंट आवश्यक है, तो यह निर्णय कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं लेना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एक चिकित्सकीय निर्णय है जिसे हड्डियों के स्वास्थ्य और हृदय जोखिम दोनों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक परखा जाना चाहिए। चिकित्सक को आपका हृदय इतिहास, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल स्तर, धमनियों में कैल्सिफिकेशन की उपस्थिति या अनुपस्थिति और पारिवारिक हृदय रोग के इतिहास के बारे में जानना आवश्यक है। यह सभी जानकारी यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आपके मामले में सप्लीमेंटेशन उपयुक्त है या नहीं। और यदि आप वर्षों से कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो घबराएं नहीं। इसे अचानक बंद करने या आवेगपूर्ण निर्णय लेने की बात नहीं है। सबसे समझदारी भरा कदम यह है कि अपने चिकित्सक के साथ गंभीर चर्चा करें ताकि पुनर्मूल्यांकन किया जा सके कि क्या आपको अभी भी इसकी आवश्यकता है, क्या लाभ जोखिम को अभी भी न्याय संगत ठहराते हैं, या क्या कैल्शियम केवल आहार से प्राप्त करना अधिक उचित होगा। वास्तव में यह बातचीत आपके हृदय की सुरक्षा कर सकती है। इससे हम उन 5 दवाओं और सप्लीमेंट्स की सूची के अंत तक पहुंचते हैं जो अत्यधिक सामान्य उपयोग में हैं और जिनके दीर्घकालिक प्रभावों को बहुत से लोग पूरी तरह नहीं जानते। गैर स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर, डिकंजेस्टेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट, ये सभी लाखों घरों में मौजूद हैं और उन लोगों की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा हैं
जिन्हें इन जोखिमों के बारे में कभी चेतावनी नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि यह जानकारी चिंता, डर या यहां तक कि गुस्सा उत्पन्न कर सकती है, लेकिन इस संदेश का उद्देश्य आतंकित करना नहीं है। न ही यह है कि आप दौड़कर अपनी दवाएं फेंक दें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है और लाभ से अधिक नुकसान कर सकता है। जानकारी सशक्त बनाती है। यह आपको बेहतर सवाल पूछने, अधिक सचेत निर्णय लेने और अपने चिकित्सक के साथ मिलकर न केवल किसी लक्षण बल्कि दीर्घकालिक समग्र स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में सक्षम बनाती है। मेरा संदेश डर नहीं है, यह सशक्तिकरण है। यह ज्ञान है जो आपके पक्ष में है। इसका उद्देश्य आपको आवश्यक उपकरण प्रदान करना है ताकि आप अपनी खुद की स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को सूचित तरीके से ले सकें। अब आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसी जानकारी जो अधिकांश लोगों को कभी नहीं मिलती या जो वे बस नहीं जानते। आप जानते हैं कि गठिया के लिए एक सामान्य दवा हृदय पर महत्वपूर्ण बोझ डाल सकती है। आप जानते हैं कि कुछ गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर्स आवश्यक खनिजों को कम कर सकते हैं जो हृदय की स्थिर धड़कन बनाए रखने में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य सर्दी की दवा खून का दबाव खतरनाक स्तर तक बढ़ा सकती है। आप यह भी जानते हैं कि कुछ पुराने एंटी डिप्रेसेंट्स बेहोशी और गंभीर हृदय गतिविकार पैदा कर सकते हैं और कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स यदि बिना समझदारी के इस्तेमाल किए जाए तो आपकी धमनियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि आप सोचते हैं कि आप अपनी हड्डियों की रक्षा कर रहे हैं। यह ज्ञान बोझ नहीं है, यह शक्ति है। यह केवल निर्देशों का पालन करने वाले निष्क्रिय रोगी और अपनी स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों में सक्रिय, जागरूक और भागीदारी करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर बनाता है। इसे अपने चिकित्सकीय देखभाल में अधिक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए उपयोग करें। अगली बार जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उम्मीद है कि यह बातचीत जल्द ही होगी, तो पहले से अधिक तैयार होकर जाएं। अपने द्वारा ली जाने वाली सभी चीजों की पूरी और विस्तृत सूची साथ ले जाएं। प्रिस्क्राइब्ड दवाएं, ओवर द काउंटर उत्पाद, सप्लीमेंट्स, विटामिन, मिनरल्स, हर्बल चाय और किसी भी प्रकार की सामग्री जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। कई खतरनाक इंटरैक्शन विशेष रूप से उन उत्पादों के बीच होते हैं जो दिखाई देने में सुरक्षित लगते हैं। साफ, सीधे और बिना डर के सवाल पूछें। पूछें कि क्या यह दवा अभी भी आपके उम्र, इतिहास और वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा विकल्प है। पूछें कि क्या हृदय के लिए और अधिक सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं जो वही लाभ प्रदान कर सकते हैं। सवाल करें कि क्या आपको वास्तव में वह चीज जारी रखनी चाहिए जिसे आप सालों से ले रहे हैं। पूछें कि क्या खुराक धीरे धीरे कम की जा सकती है या जीवन शैली में बदलाव से भविष्य में इसे बंद किया जा सकता है। और यदि किसी दवा को जारी रखना आवश्यक है जो कुछ जोखिमों के साथ आती है, तो पूछें कि उचित निगरानी कैसे की जानी चाहिए। कितनी बार रक्तचाप जांचनी चाहिए? क्या नियमित ईसीजी की जरूरत है या महत्वपूर्ण खनिजों का स्तर निगरानी में रखना चाहिए? ये सवाल अनुचित या असम्मानजनक नहीं है, ये आवश्यक हैं और किसी भी अच्छे स्वास्थ्य पेशेवर को आपकी ये पूछताछ सराहनीय लगेगी। एक मूल सत्य है जिसे बहुत कम रोगी समझते हैं। हर चिकित्सीय उपचार में लाभ और जोखिम के बीच संतुलन होता है। कोई भी दवा पूरी तरह से सुरक्षित और केवल लाभकारी नहीं होती। यह संतुलन स्थायी नहीं होता। यह समय, उम्र, नई बीमारियों और अन्य उपचारों के साथ बदलता है। जो 50 साल की उम्र में उचित था, वह 70 साल में नहीं हो सकता। जब शरीर बदल चुका हो और हृदय दशकों तक काम कर चुका हो। आपका हृदय आपका जीवन भर आपके लिए रहा है, लगातार धड़कता रहा है, लाखों बार आपके जीवन के हर सेकंड का समर्थन करता रहा है। यह ध्यान, जागरूक देखभाल और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय का हकदार है। अब इसकी देखभाल करना आपके भविष्य, जीवन की गुणवत्ता और अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में सबसे अच्छी निवेश है। किसी भी दवा को हल्के में न लें। यह मायने नहीं रखता कि यह कितनी सामान्य दिखती है, कितने लोग इसे लेते हैं या आपने इसे कितने समय से लिया है। हर गोली एक निर्णय है जो आपके हृदय को प्रभावित करती है और आप हृदय के लिए इन निर्णयों को पूरी जानकारी के साथ लेने के हकदार हैं। और समाप्त करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात,
यदि इस सामग्री की कोई जानकारी ने आपको चौंकाया, यदि आपने कुछ ऐसा पाया जो आप नहीं जानते थे, या आपने महसूस किया कि आप या कोई करीबी खतरे में हो सकता है, तो इस संदेश को साझा करें। अपने माता पिता, दादा दादी, परिवार, दोस्तों या 60 साल से अधिक उम्र के पड़ोसियों के बारे में सोचें। एक छोटा सा कदम एक महत्वपूर्ण बातचीत शुरू कर सकता है, चिकित्सकीय परामर्श को प्रेरित कर सकता है, या किसी को सही समय पर सही सवाल पूछने में मदद कर सकता है। इस ज्ञान को साझा करना वास्तविक अंतर ला सकता है। यह किसी प्रियजन के लिए अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य और बेहतर जीवन गुणवत्ता का मतलब हो सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह वास्तविकता है जो रोजाना चिकित्सा प्रैक्टिस में देखी जाती है। यदि आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वास्तव में धन्यवाद कि आपने यह समय अपने लिए दिया। यह केवल स्क्रीन के सामने समय नहीं है, यह ज्ञान में निवेश किया गया समय है जो आपके आने वाले वर्षों, यहां तक कि आने वाले दशकों के मार्ग को बदल सकता है। अधिकांश लोग यहां तक नहीं पहुंचते, उनके पास अनुशासन नहीं होता, न ही स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता या टीवी विज्ञापनों या दवा प्रचार से आगे जाने की इच्छा। आपने किया, और यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि आप अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, अपने स्वास्थ्य का मूल्य समझते हैं और अपने हृदय का सम्मान करते हैं, उस अंग का जिसने इन वर्षों में आपके लिए अथक रूप से काम किया। अंत तक पहुंचना, हर चेतावनी और व्याख्या सुनना, यह पहले वास्तविक कदम है निष्क्रिय रोगी बनने से हटकर अपनी स्वास्थ्य की सक्रिय भूमिका निभाने के लिए। आइए स्पष्ट और सीधे तरीके से आज आपने जो सीखा उसे दोहराएं। आपने खोजा कि 5 अत्यधिक सामान्य दवा श्रेणियां हृदय को ऐसे नुकसान पहुंचा सकती हैं जैसा कोई नहीं सोच सकता। एडविल या एलीव जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हृदय पर अतिरिक्त बोझ डाल सकते हैं और रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। प्रिलोसेक या नेक्सियम जैसे गैस्ट्रिक प्रोटेक्टर्स जो आवश्यक मैग्नीशियम को समाप्त कर सकते हैं और हृदय जोखिम बढ़ा सकते हैं। स्यूडोएफेड जैसे डिकंजेस्टेंट जो रक्तचाप को आपातकालीन स्तर तक बढ़ा सकते हैं। एमिट्रिप्टिलिन जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स जो खतरनाक बेहोशी और हृदय की विद्युत लय में परिवर्तन कर सकते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो आपकी हड्डियों की रक्षा करते हुए धमनियों में कैल्सिफिकेशन में योगदान कर सकते हैं। अब आप सच्चाई जानते हैं। आपके पास वह जानकारी है जो अधिकांश लोगों को कभी नहीं मिलती, लेकिन ज्ञान बिना कार्रवाई के केवल मनोरंजन बनकर रह जाता है। और मुझे पता है कि आप यहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पहुंचे। आप यहाँ इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आप अपने हृदय की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि आप गुणवत्ता के साथ और अधिक वर्ष जीना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने प्रियजनों के लिए मौजूद रहना चाहते हैं। इसलिए मैं अब आपको चुनौती देता हूं। मैं आपको कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इस सप्ताह ही अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। अगले महीने नहीं, जब आपके पास समय हो नहीं। इस सप्ताह अपने सभी दवाओं और सप्लीमेंट्स की पूरी सूची साथ ले जाइए। इसे लिखें, प्रिंट करें और साथ ले जाइए। और आवश्यक सवाल पूछने का साहस रखें। क्या मुझे अभी भी इस दवा की आवश्यकता है? क्या मेरे हृदय के लिए अधिक सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं? यदि मैं इसे जारी रखता हूं, तो हमें कौन कौन से परीक्षण करने चाहिए? यह बातचीत असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातचीतों में से एक है। यह आपके हृदय की रक्षा कर सकती है और आपको वर्षों की अतिरिक्त जीवन प्रदान कर सकती है। अब मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण अनुरोध करना है। यदि इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी, यदि इसने आपको आपके द्वारा ली जाने वाली दवाओं के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया, तो अभी लाइक करें। यह आत्म महत्व के लिए नहीं है, यह इसीलिए है क्योंकि यह इशारा इस संदेश को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है जो आज बिना जाने जोखिम में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। यहाँ मैं ईमानदार, सीधे और बिना फिल्टर की जानकारी साझा करता रहूंगा। ऐसी जानकारी जो विज्ञापनों या कमर्शियल में नहीं मिलेगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण,
इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप चाहते हैं। इसे अपने माता पिता, दादा दादी, उस दोस्त को भेजें जो कई दवाएं लेता है। एक क्लिक एक ऐसी बातचीत शुरू कर सकता है जो वास्तव में किसी की जान बचा सकती है। कमेंट्स में मुझे स्पष्ट रूप से बताएं, आप वर्तमान में इनमें से कौन सी 5 दवाओं में से ले रहे हैं। इसे शर्म या अपराध बोध के बिना लिखें। आप पहले जोखिम नहीं जानते थे, लेकिन अब जानते हैं, और जानना आपको बदलने की शक्ति देता है। मैं चाहता हूं कि यह चैनल ऐसे लोगों का समुदाय बने जो जागरूक होकर अपने हृदय स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। आपकी आंखें अद्वितीय हैं, लेकिन आपका हृदय भी है। यह आपके लिए अरबों बार धड़क चुका है। यह आपके बुद्धिमानीपूर्ण और सूचित निर्णयों के साथ सुरक्षा के योग्य है। अपने हृदय की देखभाल करें जैसे आपकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो, क्योंकि सचमुच यह उसी पर निर्भर करती है। मैं आप पर विश्वास करता हूं। मैं आपकी क्षमता पर विश्वास करता हूं कि आप अपनी स्वास्थ्य का नियंत्रण खुद ले सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपने हृदय की रक्षा करें, कठिन सवाल पूछें, और किसी भी दवा को उसके जोखिम पूरी तरह से समझे बिना कभी न लें। एक जोरदार आलिंगन।